भारत के लिए इतनी बड़ी एक शर्मिंदगी सामने आई है और भारत की जो पूरी कैंपेन है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है बकवास। भारतीय एयर मार्शल ए के भारती ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के मुतअद्दिद तैयारे गिरा दिए हैं। इस दावे पर आप क्या कहेंगे? बकवास। कंगना दीदी की सारी फूक निकली कि ना बेटा ना, इतना बड़ा फटा मत कर, तू बॉलीवुड की फिल्म में काम नहीं कर रही। कंगना रनावट की वो मिट्टी पलीद हो रही है इंडिया के अंदर, वो मिट्टी पलीद हो रही है कि बस एक फोन कॉल की मार थी, आमिर खान के पीछे पड़ गए और अब आमिर खान के अगेंस्ट पूरी कैंपेन स्टार्ट हो गई है कि जी आमिर खान का भी बॉयकॉट किया। सारी बात है, वो मुसलमान भी है आमिर खान, इस वजह से भी इशू है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, भारत के लिए इतनी बड़ी एक शर्मिंदगी सामने आई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान के हवाले से जो एक बहुत बड़ी मुखालिफ आवाज़ समझी जाती है उसने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की है और भारत की जो पूरी कैंपेन है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बकवास। जी हाँ, बकवास का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। मैं थोड़ी देर में ये इंटरेस्टिंग खबर जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जनाब, कंगना रनावट के हवाले से, आमिर खान के हवाले से उधर क्या हो रहा है, और अरशद नदीम उनके हवाले से भी एक कंट्रोवर्सी इंडिया के अंदर। अरशद नदीम हमारे वो जो जेवलिन चैंपियन थे, उनके हवाले से भी एक कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हुई है इंडिया के अंदर। कुछ इसके बारे में बात करें। इतनी नफरत है इस मुल्क के अंदर। मैं तो यकीन करिए, आप जानते हैं मैं इस टॉपिक के ऊपर पहले इतनी वीडियोज़ नहीं करता था, लेकिन ये जब हुआ है, ये सारा क्लैश हुआ है, तो उसके बाद जारी बात है हमने इस टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है। हमारी टीम्स जो है वो भी अब इसके ऊपर काम करती हैं, रिसर्च वगैरह करती हैं। तो अब हमें और भी ज़्यादा एहसास हो रहा है कि यार नफरत से भरे हुए लोग हैं ये। जिस तरह एक फल होता है ना, मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा जूसी हो, फलदार हो, आप उसके ऊपर अगर छुरी मारे ना तो टपकना शुरू हो जाता है, ठीक है, जूस टपकना शुरू हो जाता है उसके अंदर। तो भारत के हवाले से तो मुझे इस तरह लग रहा है जैसे इस जंग के बाद जो इनको कट लगे हैं ना, उसके बाद नफरत और फूट के बाहर आना शुरू हो गई है। ये सूरत हाल है। खैर, ये सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, आगाज करते हैं कंगना रनावट से। कंगना रनावट जो है वो जनाब मोदी जी की भक्त हैं। जी हाँ, और बीजेपी से बड़ा गहरा इनका संबंध है। पता नहीं मैं सही हिंदी बोल भी रहा हूँ कि नहीं। और टोटल फैन गर्ल, मतलब ये आउट ऑफ द वे अब से नहीं, ये बड़े सालों से जो है वो इसी तरह आगे जाती रही हैं। अब हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने, हमने पिछले व्लॉग के अंदर जिक्र किया था कि उसने कह दिया कि जनाब मैंने एप्पल के जो CEO हैं उनको हमने कहा है कि जनाब इंडिया के अंदर फैक्ट्रियाँ लगाना बंद करें। अच्छा, इंडिया के अंदर ना अब बहुत नफरत आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, मतलब उनका बस नहीं चल रहा है, इन्होंने भी कच्चा खा जाइए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो है ना वो सोचते हैं इस बारे में कि भाई रशिया के साथ हमारी वो मोहब्बत रही नहीं, चाइना हमारे खिलाफ है, अमेरिका ने असी फटा ले लिया, तो असी जाना किधर? असी फिर की मालदीव्स को जाना है? मतलब कौन सी सुपर पावर के साथ हम अटैच होंगे? तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ना एक हद से आगे जा सके। अगर आपको याद हो, जिस दिन ये सीज़फायर अनाउंस हुआ था तो अर्नब गोस्वामी भी जो है वो टकरे मार रहा था। पहले जैसी ये खबर आई ना, उसने टकरे मारना शुरू कर दिया। जगह हु इज डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है कि वो ये सारा कुछ करे। लेकिन उसके बाद जो है ना उसको होश आया, उसको बताया गया कि बेटा नहीं, ऐसे नहीं करते। सॉफ्टवेयर अपडेट उधर भी होता है, इंडिया के अंदर भी होता है। तो फिर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और उसके बाद जो है ना वो ठंडा होना शुरू हो गया। लेकिन बात यह, पहले वो ये समझे थे कि ये सिर्फ वन ऑफ चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक है, उसने कह दिया यार हमें पसंद तो नहीं है, हम तो नहीं चाह रहे थे कि कोई तीसरी पार्टी बीच में आए, लेकिन अब हो गया तो क्या करें, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो सीधा ही नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के हक में बात किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। अभी उसने एक दिन पहले ये बात की कि जनाब मैंने इनको बिठा के कहा कि जनाब ट्रेड करनी है, अगर नहीं करोगे तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा तुम लोगों के साथ, मतलब ये उसने कहा। तो उसके ऊपर इंडिया के अंदर बात शुरू होगी कि अच्छा सानू ट्रेड की तड़ी लाई है, ये उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। मोदी ने जो है वो बिजनेस करने की खातिर, ट्रेड की खातिर जो है वो यहाँ पे सीज़फायर कर दिया। इस पर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि जनाब एप्पल वालों को कि फैक्ट्रियाँ बंद करो इंडिया के अंदर, कोई ज़रूरत नहीं फैक्ट्रियाँ लगाने की। तो रात को भी जो है वो काफ़ी अर्नब गोस्वामी के शो के अंदर भी जो है कैन नॉट ट्रस्ट ट्रंप, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसका पूरा जो है ना इन्होंने लगा दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी जो है वो महाज खुल गया है। मतलब ये सूरत हाल होगी। तो कुछ पता नहीं कि आने वाले चंद महीनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है लश्कर तैयबा का एजेंट भी है वो बना दिया जाए। मतलब वो कहते हैं कि जनाब हमारे पास इसका भी एविडेंस आ गया। अब इसके अंदर हुआ ये कि मैं हमेशा ही बात करता हूँ ना कि जो नफरत आप ऊपर से फैलाना शुरू करते हैं, वो जब नीचे लौंडे लपाड़ियों तक जब आती है ना, तो उनको समझ नहीं आती कि हमने क्या बोलना है, पॉलिसी के अगेंस्ट बोलना है या नहीं बोलना, क्या किस हद तक बात कर सकते हैं। कंगना रनावट ने कहा, उसने सोचा ये बॉलीवुड की फिल्म है और मैं यहाँ पे जो है वो मैं हीरोइन बन के दिखाती हूँ, और वो बनी हीरोइन और उसने खड़का दी ये ट्वीट। और उसके अंदर नीचे जो है वो ये स्टोरी थी, अगर नीचे आप पढ़ें, स्पोक विद एप्पल CEO कुक अबाउट इंडिया प्लान्स, टोल्ड हिम आई डिडंट वांट हिम टू बिल्ड इन इंडिया। ये कोटेशन जो है वो ये लिखी हुई थी, वही जो मैं भी आपको बता रहा था। कंगना रनावट दीदी ने क्या किया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दिस लव लॉस, कि डोनाल्ड ट्रंप हमसे इतना नाराज क्यों हुआ है, क्यों है डोनाल्ड, व्हाट इज हैपन। तो नंबर 1, अब वो आगे ना रीजन दे रही है। नंबर 1, ही इज अमेरिकन प्रेसिडेंट बट वर्ल्ड्स मोस्ट लव लीडर इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा होएगा तो अमरीकी सदर होएगा अपने घर होएगा। सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में जिस प्राइम मिनिस्टर को पसंद किया जाता है वो तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, आपने ना कंगना रनावट की पूरी ट्वीट पढ़ने के बाद ना आपने मुझे बताना है कि आपको ये पाकिस्तानी कौन से लीडर के फॉलो लग रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, ट्रम्प सेकंड टर्म बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थर्ड टर्म।
उन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये तो अपने दूसरे वो जो है वो उसमें टेन्योर में चल रहा है, साढ़े प्राइम मिनिस्टर तो तीसरा है, हमारे जो नरेंद्र मोदी वो तो तीसरे में चल रहे हैं, तो ये भी सबकत है इसमें। नंबर 3, अनडाउटेडली ट्रंप इज अल्फा मेल, हाँ बड़ा माचो है ये, मतलब बड़ा गबरू जवान है डोनाल्ड ट्रंप, बट आर पीएम इज सब अल्फा मेल का बाप। उन्होंने कहा होएगा तू जवान होएगा, गबरू जवान होएगा, कार होएगा, लेकिन साडा जड़ा नरेंद्र मोदी है ना वो सारे नौजवानों का बाप है, वो मतलब वही 56 इंच की छाती एंड ऑल दैट, मतलब ये सारी बातें। तो आगे से फिर लिखती है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं, दिस इज पर्सनल जेलसी और डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी। अच्छा जी, कहते जी डोनाल्ड ट्रंप जो है इससे आप क्या समझते हैं, ये इसको कोई आग लगी हुई है नरेंद्र मोदी के हवाले से, इसके अंदर जेलसी है क्या, या ये कोई डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी है कि यार मोदी बहुत बड़ा लीडर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप इंच करके देखता उतने करके देखता कि यार ये बहुत बड़ा लीडर हो गया। अब कंगना बीबी ने ये ट्वीट खड़गा दी, उन्होंने कहा ये देखना अब मुझे बीजेपी की तरफ से क्या मेरी तारीफें होती हैं कि कंगना बीबी ने क्या छक्का मारा है। थोड़ी देर के बाद, ज़्यादा देर की बहुत थोड़ी देर के बाद कंगना बीबी ने उस ट्वीट को किया डिलीट, जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई, और उसके बाद किया एक और ट्वीट। उन्होंने कहा रेस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट श्री JP नड्डा, अच्छा ये बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है उसकी बात कर रही है, नड्डा जी कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी टू डिलीट द ट्वीट आई हैड पोस्टेड रिगार्डिंग ट्रंप आस्किंग एप्पल CEO Tim Cook not to manufacture in India. I regret posting that very personal opinion of mine. As per instructions, I immediately deleted it from Instagram as well. Thanks. और एक जी बीजेपी के जो सदर हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि डिलीट करा है, और फिर मैंने वहाँ से भी डिलीट कर दिया और मैंने इंस्टाग्राम से भी डिलीट कर दिया। तो वो सारा कुछ जो था ना वो कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जेलस होता है, वो 1 मिनट लगा एक फ़ोन कॉल के ऊपर कंगना दीदी की सारी फूक निकल गई कि ना बेटा ना, इतना बड़ा फटा मत कर, तू बॉलीवुड की फिल्म में काम नहीं कर रही, ये असल में डोनाल्ड ट्रंप है, ये वो विलन नहीं है जिसको तुम जूती उतार के मारना शुरू कर देती हो और वो आगे से कुछ करता भी नहीं है, या तुम वो हीरो नहीं हो जिसके आगे 56 बंदे खड़े होते हैं, वो गोलियां चला रहे होते हैं डर 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 और तुम्हें एक गोली भी नहीं लगती। ठीक है, तो होश के नाखून ले और डिलीट कर। अब उसके बाद कंगना रनावट की वो मिट्टी पलीद हो रही है इंडिया के अंदर, वो मिट्टी पलीद हो रही है कि बस एक फ़ोन कॉल की मार थी, बस इतना ही तपड़ था तुम्हारे अंदर। तो ये है ग्राउंड रियलिटी जिसका इनको बाद में एहसास होता है, लेकिन नफरत इतनी भरी हुई है इन गधों में, इन बेवकूफ़ों में। आई एम नॉट सेइंग इट टू ऑल द इंडियन पीपल, लेकिन पीपल लाइक हर। अब एक और जो स्टोरी शुरू हुई है वो आमिर खान के हवाले से, आमिर खान की स्टोरी सुन लें। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये लोग टर्की के अगेंस्ट जो है ना, इन्होंने टर्की के अगेंस्ट काम शुरू कर दिया है कि जी टर्की के बहुत अगेंस्ट हो गए हैं कि जी टर्की ने जो है वो पाकिस्तान को ड्रोन क्यों दिया, ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो टर्की का बायकॉट करो, टर्की में फिल्में नहीं शूट करनी, टर्की में जो है वो किसी किस्म का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो टर्की के मतलब बैन टर्की, बॉयकॉट टर्की, इनके एयरपोर्ट्स की कोई सिक्योरिटी थी वो एक ऐसी कंपनी को दी हुई थी जो इनके सिक्योरिटी नहीं थी, आई थिंक लॉजिस्टिक्स का वो काम जो है वो भी एक टर्किश कंपनी के पास था, उनका भी उन्होंने जो है वो ठेका शिका बंद कर दिया कि तुर्की खबरदार, मेरे ख्याल में आज के बाद इंडिया के अंदर टर्किश कबाब भी नहीं खाए जाएंगे क्योंकि उसके नाम में भी टर्किश आता है। तो इस वक्त ये वाली मूवमेंट चल रही है कि टर्की के खिलाफ, टर्की के खिलाफ, टर्की के खिलाफ। अब उसमें हुआ क्या है कि आमिर खान जो है उनकी कोई पुरानी तस्वीरें निकाली हैं उन्होंने, और उसके अंदर जो है वो तैयब उर्दवान से वहाँ पे टर्की में मुलाकात कर रहे हैं, और वो तस्वीरें जो हैं वो अर्नब ने भी चलाई अपने शो में, सोशल मीडिया के ऊपर भी चलाई जा रही हैं कि देखें ये जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं ये एक तो बोलते नहीं हैं, एक तो इसके ऊपर कि जी सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान जो है उन्होंने इस सारी चीज़ के दौरान कुछ बोला नहीं है, तो देखें ये कितने बड़े गद्दार हैं। और ये देखें ये उसी तुर्की के प्रेसिडेंट के साथ जो है वो जाके तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं, तो ये देखें ये लोग ये क्या हरकतें करें। अब आमिर खान के पीछे पड़ गए हैं और अब आमिर खान के अगेंस्ट पूरी एक कैंपेन स्टार्ट हो गई है कि जी आमिर खान का भी बॉयकॉट किया जाए। ये उनकी जो एक वो नई फिल्म आ रही है सितारे ज़मीं पर, तो उसके ऊपर जो है वो पहले तारे ज़मीं पर आई थी, अब सितारे ज़मीं पर आ रही है, तो उसका भी वैसे बाय द वे मजाक उड़ाना शुरू हो गया कि राफेल ज़मीन पर, कि भाई असल में तो फिल्म ये बननी चाहिए थी कि राफेल या इंडियन जहाज़ ज़मीन पर। तो आमिर खान के अगेंस्ट पूरी जो है वो कैंपेन शुरू हो गई है। अच्छा, एक तो जाहिर बात है वो मुसलमान भी है आमिर खान, इस वजह से भी इशू है, और दूसरा कि जी ये आप उसे, अब सवाल ये है कि भाई आप अगर आपके अंदर आपको इतनी नफरत है या टर्की के साथ इतना आपका इशू हो गया है तो आप अपनी एम्बेसी बंद कर दें, आप तुर्की के साथ अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दें, आप कहें जी हमने आपके साथ काम नहीं करना, अपने सारे टूर ऑपरेटर्स को कह दें जी आज के बाद तुर्की के लिए जो है कोई टूर ऑपरेट ना किया जाए, सिंपल इज दैट। लेकिन एक बॉलीवुड के स्टार के पीछे पड़ गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, और अपनी जो रखी हुई है दीदी ओ की बोंगिया मार दी पई है कंगना रनावट, वो आपके सामने है। तो अब ये नया सिलसिला जो है वहाँ पे स्टार्ट हो गया। अच्छा, नफरत का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता, नफरत के अंदर जो है नफरत का सिलसिला और आगे किस तरह बढ़ता है। पिछले दिनों आपको याद होगा जब ये जंग अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन एक काफ़ी हद तक टेंस सूरत हाल थी, तो उस वक्त नजम सेठी साहब का एक इंटरव्यू किया था करण थापर ने, तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ था, मैंने उस वक्त भी तारीफ की थी, सेठी साहब ने बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए थे। तो उसके अंदर जो है वो अब क्या काम शुरू हुआ है कि करण थापर के खिलाफ जो है वो दिल्ली के अंदर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि करण थापर ने नजम सेठी का इंटरव्यू क्यों किया,
और उसमें जो है वो उनके खिलाफ ये मुकदमा, एक भारतीय वकील है गौतम सब्रवाल, उनकी शिकायत के ऊपर जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और भारतीय वकील ने मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया, वो जो अपना मतलब जो अपनी कंप्लेंट लिखी है उसमें उसने कहा है कि जी नजम सेठी ने भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू देने से पहले ISI के जनरल हेडक्वार्टर से ब्रीफिंग ली होगी, और ये हकीकत शायद करण थापर साहब को भी मालूम थी। अच्छा, उसने खुद ही अज्यूम कर लिया है ऑफ ऑल द पीपल नजम सेठी, कि जी नजम सेठी साहब ने ISI के हेडक्वार्टर से वो कह रहा है कि जी इन्होंने वहाँ से ब्रीफिंग ली होगी। गौतम सब्रवाल ने एक भारतीय यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए करण थापर की जानिब से नजम सेठी से पूछे गए मुतादिद सवालात के ऊपर भी एतराज़ किया है। उन्होंने कहा कि नजम सेठी ने करण थापर के एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर यकीन है कि पहलगाम वाक़े में भारत ही मुलविस है, फिर चाहे ये भारतीय हुकूमत की जानिब से करवाया गया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या किसी मुसल्लह ग्रुप को उकसा कर करवाया गया। लेकिन करण थापर ने जवाब सुन के अपने मुल्क के दिफा में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। तो इसके ऊपर जो है वो अब ये मुकदमा दर्ज किया गया है, और PNS की दफ़ा 152 और 153 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 3 और 4 के तहत जो है उन्होंने कहा जी करण थापर को तुसी गिरफ्तार कर लो। अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ आपके साथ ऐड करना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज चंद घंटे पहले इंडिया के एक एंकर हैं, इंडिया के बड़े मशहूर एंकर हैं, और ये इस जंग के दौरान जो है वो काफ़ी मतलब एक्टिव भी थे। तो मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा जी मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ स्काइप के थ्रू या जूम के थ्रू व्हाटएवर। तो उनका मुझे जवाब आया, उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है ना कि अगर मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरी जान को कितना खतरा है यहाँ पे। मैंने कहा जी मैं आपके साथ कोई डिबेट तो नहीं कर रहा, डिबेट और इंटरव्यू में फ़र्क होता है। इंटरव्यू के अंदर मैं सिर्फ सवाल करूँगा और उन्होंने सिर्फ जवाब देना है। डिबेट के अंदर जो है वो दोनों आपस में आर्गूमेंट्स करते हैं, आपस में एक बहस चलती है, एक डिबेट होती है। तो इन दोनों फॉर्मेट्स में फ़र्क है। मैंने कहा जी मैंने तो आपका इंटरव्यू करना है सिर्फ। उन्होंने कहा मैं इस वक्त जो है मेरी जान को बहुत खतरा है, मैं ये इंटरव्यू नहीं दे सकता। ये हाल है वहाँ पे, ये सूरत हाल है। तो जबकि मैंने क्या करना था, मतलब वो अगर आगे से कहते हैं कि जनाब हमारे जहाज़ नहीं गिरे, तो मैं क्या कर सकता था, मैं उनसे और तो कोई बात कर सकता ना, लेकिन डर की ये सूरत हाल है। और मैंने कहा जी ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड। जाहिर बात है आपकी जान से बढ़ के तो कुछ नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये हुआ, दिस इज व्हाट हैपेंड। उसके बाद एक और नफरत, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि नफरत से कूट कूट के जिस तरह भरे हुए हैं हमारे वो जो जेवलिन थ्रोअर हैं अरशद नदीम, जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल लिया था, और इनके जो जेवलिन थ्रोअर थे नीरज चोपड़ा, उसको जो शिकस्त दी थी, तो उस वक्त बड़ा अच्छा जेस्चर जो है वो देखने में आया था उसके बाद, क्योंकि नीरज और अरशद जो है वो बहुत से इवेंट्स में आपस में इकट्ठे कम्पीट करते आए हैं, और कई दफ़ा नीरज जो है जीता, बल्कि मेरा ख्याल में शायद मेजॉरिटी जो है वो नीरज जीता हुआ है। ओलंपिक्स के अंदर अरशद ने कामयाबी हासिल की और गोल्ड मेडल किया, और वो डिजर्व करता था। जो उस दिन बेहतर खेलेगा वो डिजर्व करता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन दोनों का बड़ा अच्छा आपस में ये बॉन्डिंग रही कि मुझे याद है, मुझे ये बात अच्छी तरह याद है कि उस वक्त जाके नीरज चोपड़ा की वालदा से इंडियन मीडिया ने इंटरव्यू किया था, मुझे याद है बात। और उस वक्त उसकी वालदा से पूछा था कि नीरज हार गया, अरशद जीत गया, तो इस पर क्या कहेंगे आप। तो उसके ऊपर नीरज चोपड़ा की वालदा ने कहा था कि कुछ नहीं होता, मेरा ही दूसरा बेटा जीता है, मेरे ही दूसरे बेटे ने गोल्ड लिया, वो भी मेरा बेटा ही है। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट। मुझे नीरज चोपड़ा की वालदा की ये बात इतनी खूबसूरत लगी कि उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स जो है ना इन चीज़ों से बालातर है। लेकिन अब क्या हुआ है कि नीरज चोपड़ा, हमने पहले ये स्टोरी कवर भी की थी कि नीरज चोपड़ा एक इंटरनेशनल इवेंट करवा रहा था और उसने अरशद नदीम को इन्वाइट किया हुआ था, उसके अंदर बीच में हो जाता है ये पहलगाम का वाकया, और उसके ऊपर नीरज चोपड़ा के ऊपर ये लोग चढ़ जाते हैं कि जी तुमने अरशद नदीम को क्यों बुलाया। उसने कहा मैंने तो पहले का बुलाया था, मुझे क्या पता था पहलगाम का वाकया होना, लेकिन अब नहीं बुला रहा, बेफिक्र हो, मैं नहीं बुलाता। लेकिन इतना क्रिटिसिज्म हुआ है उसके ऊपर, इतना क्रिटिसिज्म हुआ है कि अल्टीमेटली उससे अब जब एक सहाफ़ी ने कहीं पे जाके उससे सवाल किया तो उसने कहा कि जी मैं अरशद नदीम को कोई, हम लोग को इतना करीब ही नहीं थे हम लोग, बट हमारा ठीक है एक आपस का रिलेशनशिप, मतलब ठीक है हम कॉम्पिटिशन वगैरह करते थे, लेकिन हम लोग को इतने ज़्यादा करीब नहीं थे। मतलब उस बेचारे को अपनी जान बचाने की खातिर ये तक करना पड़ गया। दिस इज द अमाउंट ऑफ हेट दिस कंट्री इज थ्रोइंग आउट नाउ, स्पिलिंग आउट राइट नाउ, ये हाल है। लेकिन जो क्लासिक एक बेइज्जती हुई है इन लोगों की, आए जरा उसकी तरफ आते हैं, और वो है जनाब एक इंटरव्यू हुआ है और वो भी करण थापर ने किया है। करण थापर ने लोगों को बहुत तंग कर रहा है। वो है जी क्रिस्टीन फेयर। अच्छा, क्रिस्टीन फेयर जो है ना, मैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इनका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टीन फेयर जो है वो ये पाकिस्तान के बड़ा अगेंस्ट है, पाकिस्तान की फ़ौज के बहुत अगेंस्ट है। अच्छा, इसने पाकिस्तान को बहुत स्टडी भी किया हुआ है, तो इसको थोड़ी बहुत उर्दू भी आती है, मतलब उर्दू को भी चंद अल्फाज वगैरह जो है ये बोलती है। मैं सिर्फ थोड़ा सा अगर आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर बता सकूँ, मतलब माजी के इसके चंद कॉलम्स ये 2021 के 2017 के हमने निकाले में, मिसाल के तौर पे इसने एक कॉलम लिखा कि जी पाकिस्तान इज एन आर्सनिस्ट दैट वांट्स यू टू थिंक इट्स अ फायर फाइटर, कि वो ये कह रही, वो पाकिस्तान के बारे में लिख रही है कि जी मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान एक आग लगाने वाला मुल्क है, लेकिन वो आपको ये बताना चाहता है जैसे वो आग बुझाने वाला मुल्क है। मतलब इसको पाकिस्तान से बहुत चिढ़ है,
मैं सिर्फ आपको जरूरी है इसका बैकग्राउंड पहले आपको बताना, ताकि आपको अगली जो मैं बात करूंगा ना वो आपको समझ आएगी फिर मेरी। तो इसने एक ये लिखा, एक और इसका कॉलम है, पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव बिट्रेड द अफगान पीपल। इसने कहा जी अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने जो है वो अफगानिस्तान से जो ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं उनको धोखा दिया है। ये इसने एक और कॉलम लिखा। उसके बाद एक और कॉलम इसने लिखा, पाकिस्तान कांट अफोर्ड चाइनाज फ्रेंडशिप, कि जी पाकिस्तान और चीन की आपस में फ्रेंडशिप नहीं हो। हाउ रॉन्ग शी इज़। वैसे आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लें कि कितनी गलत साबित हुई है कि एक जो जंग अभी खत्म हुई है उसके अंदर इसी दोस्ती ने तो सबसे ज़्यादा काम किया। बट खैर दिस इज नॉट माई कॉन्टेक्स्ट, मैं इसको अभी हवाले से बात नहीं कर रहा। मैं आई जस्ट वांट टू शो यू कि इसको पाकिस्तान से कितनी नफरत है। पाकिस्तान की फौज के हवाले से, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से बड़े संगीन इल्जाम पाकिस्तान पर जो है ये लगाती रही है। तो इसकी पाकिस्तान से नफरत ढकी छुपी नहीं है। करण थापर को इसने इंटरव्यू दिया। करण थापर, अच्छा ये इसको एक और भी, सॉरी मैं बात बताना भूल गया, कि अक्सर औकात इंडियन चैनल्स जो है ना इसको लेते हैं जब उन्होंने पाकिस्तान बैशिंग करनी हो। इसको वो लेते हैं कि चल भाई शुरू हो जा, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर, और इसको नॉन स्टॉप फिर इसको टाइम दिया जाता है, ये बोलती है। अब आपको इसका बैकग्राउंड समझ आ गया। अब उसका इंटरव्यू किया करण थापर ने, और वो मैं इंटरव्यू लाइन बाय लाइन में आपके सामने ट्रांसलेट करके रखना चाहूंगा। करण थापर ने इससे सवाल किया कि इंडिया पाकिस्तान जंग में किसको बढ़तरी हासिल रही। ये जवाब देती है, इंटरनेशनल मीडिया के तज्जियों को देखें तो मुझे लगता है कि ग्राउंड पर इंडिया ने उसे हिट किया, पाकिस्तान को हिट किया जहां वो चाहता था, लेकिन फिजा में पाकिस्तान को 99% बढ़तरी रही। यह क्रिस्टीन फेयर बोल रही है कि पाकिस्तान को 99% बढ़तरी रही। इंडिया को 2 राफेल जहाजों का नुकसान उठाना पड़ा इसके मुताबिक, और कभी इम्कान है कि इंडिया ने अपने 5 जहाजों से महरूम हो गया है। लेकिन दोनों ममालिक ने जंग के मैदान से कुछ ना कुछ हासिल किया है। अगर हम डोमेस्टिक सतह पर देखते हैं तो यह वज़ीर आज़म मोदी के लिए एक और मौका था कि वो बिहार इलेक्शन से पहले अपना 56 इंच का सीना फैलाने वाली बात दोहराते, लेकिन मेरे ख्याल में इस क्राइसिस की सबसे बड़ी फातेह पाकिस्तानी फौज है। आलमी सतह पर इंडिया को थोड़ी शिकस्त हुई है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, इस औरत को नफरत है पाकिस्तान से, लेकिन ये फिर भी पाकिस्तान की तारीफ कर रही है कि इस जंग में जो है पाकिस्तान की कामयाबी ज्यादा रही। करण थापर उससे सवाल करता है, इंडिया ने कुछ सैटेलाइट तस्वीर की बुनियाद पर दावा किया है कि पाकिस्तान में चकलाला, रहीम यार खान, सरगोदा, जैकबाबाद और बिलारी एयर बेसिस को नुकसान पहुंचा है, और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। अगर यह कंफर्म होता है तो कितना अहम होगा। क्रिस्टीन फेयर कहती है, मेरा नहीं ख्याल, मुख्तलिफ एयरफील्ड्स हिट जरूर हुई हैं लेकिन ज्यादा तबाही नहीं हुई और ना ही इसके कोई सबूत मिले हैं, और मैं इस दावे पर हैरान हूं कि 20% पाकिस्तानी एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। मैंने ये बात पहले कभी नहीं सुनी और मुझे इस पर हैरत है, और यकीनन ये झूठ है। अच्छा, करण थापर बाय द वे, वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि किसको कोट कर रहा है इस खबर के हवाले से, इंडियन एक्सप्रेस को। ये वही इंडियन एक्सप्रेस है जिसको ध्रुव राठी ने अपने सारे वो एंटी पाकिस्तान वीलॉग के अंदर जो है ना बार बार इंडियन एक्सप्रेस ए क्रेडिबिलिटी है इंडियन एक्सप्रेस की, कि क्रिस्टीन फेयर जो इतनी एंटी पाकिस्तानी है वो तक ये कहने पर मजबूर हो गई है कि बकवास है सारी। अच्छा, वो तो ऐसे भी उसने कहना है, सुनिएगा आगे। करण थापर उसके बाद दोबारा उससे सवाल करता है, अब ये दिस इज द, मेरे ख्याल में जिसे कहते हैं ना नॉकआउट पंच, द नॉकआउट पंच फ्रॉम द इंटरव्यू। करण थापर सवाल करता है, भारतीय एयर मार्शल ए के भारती ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के मुताद्दद तैयारे गिरा दिए हैं। याद है आपको उन्होंने कहा था, इस दावे पर आप क्या कहेंगी। क्रिस्टीन फिर कहती है, बकवास। सिंपल, उसने कहा बकवास। ये मैं ट्रांसलेट भी नहीं कर रहा, शी एक्चुअली सेड दैट। उसने कहा बकवास, इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वांट यू टू लिसन टू दिस बकवास। India has shot down an unspecified number of Pakistani Air Force planes. Bakwas. There's no evidence for it. ये उसने कहा इसका कोई सबूत नहीं है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2019 में इंडिया ने F-16 तैयारी कराने का दावा किया था, लेकिन वो गलत साबित हुआ। इससे ज्यादा इनकी बेइज्जती नहीं हो सकती, इतनी बेइज्जती नहीं हो सकती। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके बाद रात को क्रिस्टीन फेयर को जो है ना वो रिपब्लिक टीवी पे अर्नब ने भी लिया हुआ था। तो और मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि ये वो खातून है जिसके अंदर जो है ना वो पाकिस्तान से नफरत कूट कूट के भरी हुई है, कूट कूट के। तो वो भी पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसको मानने के ऊपर मजबूर हुई है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।